जय हिंद बच्चों, प्रिंस विजन क्लासेस में आप सब लोग का स्वागत है। आज हम ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का ही सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। इसका फर्स्ट पार्ट प्रीवियस लेक्चर में हम आपको बता दिए हैं। फर्स्ट पार्ट में हम ये बताए थे कि ह्यूमन आई कैसे काम करता है और उसमें होने वाले डिफेक्ट कौन कौन से हैं, डिफेक्ट ऑफ विजन बताए थे, ठीक है, जिसमें हमारे पास 3 थे, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। हम आशा करते हैं कि आप वो लेक्चर जरूर देखे होंगे। ठीक, अब जो हम आज जिस चीज पर चर्चा करने वाले हैं वो मेनली प्रिज्म है कि प्रिज्म क्या होता है। ठीक है, दूसरा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, उसके बाद स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है। जैसे कि थंबनेल में भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि आज हम वही पढ़ने वाले हैं, क्या कि पहला प्रिज्म क्या है, दूसरा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है और तीसरा स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है। ठीक है, तो ये 3-4 टॉपिक इस चैप्टर में और रह गए। जैसे ये 3-4 टॉपिक आज हम कवर कर देंगे तो ये चैप्टर भी एकदम अच्छे तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिज्म का। ठीक, तो ध्यान से देखिए जरा प्रिज्म का। ये है प्रिज्म। ठीक है, ये ट्रायंगुलर शेप का होता है। ठीक, यहाँ पे इसका प्रिज्म का एंगल ए होता है। ये एक ग्लास होता है तो प्रिज्म के ठीक बगल में एयर होता है। ये ग्लास हो गया और इसके बगल में भी एयर होता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि ये हमारा रेयरर हो गया, ये डेंसर हो गया और ये भी हमारा रेयरर हो गया। मतलब यदि लाइट को आना होगा तो मीडियम चेंज करेगा, रेयरर से डेंसर आएगा, फिर डेंसर से रेयरर जाएगा। ठीक है, चलिए इसका मतलब यदि मीडियम चेंज हो रहा है तो यहाँ कौन सा फिनोमेना आएगा, रिफ्लेक्शन आएगा कि रिफ्रैक्शन आएगा। अब बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं कि मीडियम का फिनोमेना है तो यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन ही हो रहा होगा। इसीलिए हम आपको शुरुआत में बताए थे कि ये लाइट से अलग नहीं है, लाइट का ही एक पार्ट है। ठीक है, बस एनसीईआरटी में इसको अलग कर दिया है। देखिए ध्यान से, हम मान लेते हैं कि यहाँ कोई लाइट फॉल करी। ठीक है, रेयरर से लाइट आई और इस सरफेस पे फॉल करी। जैसे ही फॉल करेगा फिर हम यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, ये हम नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, लाइट को जाने चाहिए था सीधे, लाइट को ऐसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन क्या ये सीधे जाएगा क्या? आप सोच के बताइए। जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है तो ये नॉर्मल से दूर जाती है कि नॉर्मल से पास आती है? आप सोच के बताइए। जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है तो ये फ्री रास्ते से भीड़ वाले रास्ते में जा रही है, ये नॉर्मल के पास आती है तो लाइट सीधे ना जाके थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी और लाइट यहाँ चली जाएगी। कोई दिक्कत? ठीक है, फिर हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, फिर यहाँ एक बार रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होगा तो हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल हम ड्रॉ कर दिए। अब इस लाइट को सीधे जाना चाहिए था, इस लाइट को ऐसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधे जाएगा क्या? जरा ध्यान से देखिए और बताइए। इस बार लाइट डेंसर से रेयरर में जा रही है। कहां जा रही है? डेंसर से रेयरर में। यदि ये डेंसर से रेयरर में जा रही है तो नॉर्मल से पास आएगी कि नॉर्मल से दूर जाएगी? तो ये नॉर्मल से दूर जाएगी। तो यदि ये नॉर्मल से दूर जाएगी तो ये लाइट थोड़ी हमारी ऐसे चली जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे किया जाए। ठीक है, अब चलिए, अब यहां हम आपको एंगल के बारे में बता देते हैं कि कौन कौन से एंगल होते हैं। तो देखिए, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इमरजेंट एंगल, एंगल ई। ठीक, और हमारा देखिए यहाँ पे एंगल ए है, तो यहाँ देखिए 3 एंगल आता है, एंगल आई, एंगल ए और एंगल ई। और एक एंगल और आता है जिसको एंगल डल बोला जाता है, या इसी को एंगल डी बोला जाता है। ठीक है, हम चारों के बारे में बता देते हैं। एंगल आई को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ए को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। और एंगल ई को बोलते हैं एंगल ऑफ
इमरजेंस, और एंगल डी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, ये हमारे पास चार एंगल हैं। एंगल आई हमको मालूम है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है। ठीक, एंगल ए मालूम है कि प्रिज्म का एंगल है एंगल ए। एंगल ई क्या है, तो इमरजेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है। अब एंगल डी आपको नहीं पता है तो हमको एंगल डी समझा देते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, एंगल डी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो हम आपको एंगल ऑफ डेविएशन समझा देते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन, ध्यान से देखिए, ये प्रिज्म हो गया। ठीक, लाइट फॉल कर रहा है इस पे, नॉर्मल ड्रॉ किए, लाइट डेविएट होके यहां पे आई, फिर यहां नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, फिर लाइट ऐसे निकल गई। ठीक, ये हो गया इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और ये कौन सा रे हो गया, इमरजेंट रे, इमरजेंट रे। तो जरा ध्यान से देखिए, अब करेंगे क्या हम लोग, जो हमारा इंसिडेंट रे है इसी को थोड़ा हम आगे बढ़ा देंगे, इंसिडेंट रे ऐसे आगे, और इमरजेंट रे को थोड़ा हम पीछे बढ़ाते हैं, ये। तो ये इंसिडेंट रे और ये इमरजेंट रे। तो ये इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच जो यहाँ एंगल बना है ना, इसी को एंगल ऑफ डेविएशन डेल बोला जाता है, या इसी को एंगल डी बोला जाता है। यही क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, इसको क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो यदि एंगल ऑफ डेविएशन का कोई डिफिनेशन पूछे तो हम क्या बोल सकते हैं कि इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो ये हो गया प्रिज्म। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग डिस्पर्जन ऑफ लाइट समझते हैं। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, ध्यान से देखिए, यदि हम बात करें प्रिज्म का तो ये हमारा प्रिज्म हो गया। ठीक, होता क्या है, ध्यान से समझिएगा, जब व्हाइट लाइट प्रिज्म पे पड़ती है, ये व्हाइट लाइट है ना, व्हाइट लाइट। ठीक है, और ये मोनोक्रोमेटिक होती है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब आप याद रखिएगा कि सिंगल कलर ऑफ लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो जब व्हाइट लाइट या मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रिज्म पे पड़ती है ना, तो प्रिज्म पे पड़ने के बाद ये 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। ये जैसे ही प्रिज्म में पड़ेगी फिर यहां से रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होगा, और ये जब प्रिज्म से बाहर निकलेगी तो यहां से ये टोटल 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, ये लाइट जैसे ही प्रिज्म पे पड़ी उसके बाद प्रिज्म से निकलने के बाद ये 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। दिखाई दे रहा है, वो 7 कलर कौन कौन से हैं, तो इसी को विबग्योर बोला जाता है। यदि आपको याद हो तो इन 7 कलर का ही नाम विबग्योर है। ठीक है, ठीक, तो डिस्पर्जन किसे कहते हैं कि व्हाइट लाइट जब प्रिज्म पे पड़ती है तो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। तो ये 7 कलर में स्प्लिट होने का जो फिनोमेना है वही डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहलाता है। यदि इसका डेफिनेशन बोले तो कैसे बोल सकते हैं कि when white light passes from the prism then it
split into the 7 color, this phenomena is known as dispersion of light. और वो जो 7 कलर होता है उसी को विबग्योर बोला जाता है। और एक बात आप एकदम अच्छे से ध्यान रखिएगा कि विबग्योर जो है वो नीचे से लिखा जाता है, नीचे से, मतलब सबसे नीचे वायलेट होता है और सबसे ऊपर रेड होता है। बहुत सारे बच्चे इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ऊपर से लिखा जाता है और ये विबग्योर को ऐसे ऊपर से लिख देते हैं, लेकिन जो ये विबग्योर जो ऊपर से लिखा गया है ये गलत होता है। आपको ऊपर से नहीं नीचे से लिखना होता है, ठीक है। एग्जाम में जल्दी जल्दी में क्या होता है, आदमी ऊपर से विबग्योर लेके चला आता है और अच्छा खासा आता है वो सवाल हम लोग गलत कर देते हैं, ठीक। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या है? द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक। देखिए ध्यान से, अब यही हमारा यहां बना हुआ है, दिखाई दे रहा है। ये व्हाइट लाइट जैसे ही प्रिज्म पे पड़ा, ये पड़ने के बाद ये 7 कलर में स्प्लिट हो गया, दिखाई दे रहा है। उसी 7 कलर को क्या बोला जाता है? विबग्योर, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन देख लीजिए अब। द फेनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग अ रे व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर। कंस्टिट्यूएंट कलर का मतलब व्हाइट लाइट के अंदर जितना कलर होता है वो अपने उस कलर में क्या हो जाएगा? स्प्लिट हो जाएगा, ठीक। इज कॉल्ड डिस्पर्जन। इसी को क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन बोलते हैं, ठीक है। अब इस लाइट को जब हम स्क्रीन पे लेते हैं ना, स्क्रीन पे ये जो 7 कलर है, जब इसको स्क्रीन पे लिया जाएगा, यदि यहाँ पे हम स्क्रीन लगा दिए, यदि मान लीजिए कि यहाँ पे हम स्क्रीन लगा दिए हैं या कोई पर्दा लगा दिए हैं, तो ये 7 कलर एक साथ दिखाई देगा, है ना। जब ये 7 कलर एक साथ दिखाई देता है उसी को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। मतलब द बैंड ऑफ 7 कलर, 7 कलर का बैंड, 7 कलर जब एक साथ देखा जाता है स्क्रीन पे तो उसी को स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। तो ध्यान से देखिए, द बैंड ऑफ कलर फ्रॉम वायलेट टू रेड इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। वायलेट से लेकर रेड तक का जो बैंड है उसी को स्पेक्ट्रम बोला जाता है, ठीक है। तो हम आपको 2 चीज बता दिए, पहला डिस्पर्जन और दूसरा स्पेक्ट्रम, दोनों एक ही चीज है। स्प्लिटिंग को डिस्पर्जन बोल दिए और बैंड को स्पेक्ट्रम बोल दिए। कहने का मतलब क्या है कि यदि कोई ये पूछे कि डिस्पर्जन क्या है, डिस्पर्जन और स्पेक्ट्रम में बहुत छोटा सा अंतर है, ठीक। जो डिस्पर्जन होता है वो स्प्लिटिंग होता है ना। लाइट स्प्लिट कर जाती है 7 कलर में, और जो स्पेक्ट्रम होता है ये बैंड होता है, बैंड ऑफ विबग्योर, और ये स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट होता है, ठीक है। तो डिस्पर्जन और स्पेक्ट्रम हम समझ गए। अब जरा आप ध्यान से देखिए, ये जो डिस्पर्जन होता है, ठीक है, तो जब सन से लाइट आती है ना तो उस लाइट को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलते हैं। जो लाइट सन से आती है उसके अंदर बहुत सारे रेज होती हैं, जैसे गामा रेज होती हैं, एक्स रेज होती हैं, यूवी रेज होती हैं, और बीच में एक विजिबल वाला रेंज होता है। उसके ठीक बाद इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव दिखाई दे रहा है। मतलब सन के पास बहुत सारी रेज हैं, गामा, एक्स, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो और रेडियो, लेकिन ये सारे रेज हमको नहीं दिखाई देती हैं। जो रेज हमको दिखाई देती हैं वो हमारी विजिबल वाले रेंज में आती हैं। किस रेंज में आती हैं? विजिबल वाले रेंज में। और इसी विजिबल वाले रेंज को 7 कलर में बांटा गया है। कितने कलर में बांटा गया है? 7। ध्यान से देखिए, 7 कलर कौन कौन सा? पहला वायलेट, दूसरा इंडिको, तीसरा ब्लू, चौथा ग्रीन, पांचवा येलो, 6 ऑरेंज, और 7 हमारा रेड। तो ये 7 कलर में स्प्लिट हो गया। अब देखिए विबग्योर आया कहां से? तो वायलेट से V, इंडिको से I, ब्लू से B, ग्रीन से G, येलो से Y, ऑरेंज से O,
और R से रेड। अब जरा आप इसको मिलाइए, VIBGYOR, इसको जब आप मिलाएंगे VIBGYOR, तो इसी को क्या बोला जाएगा? विबग्योर। ठीक है, तो विबग्योर किस रेंज में आता है? विजिबल रेंज में आता है। ठीक है, अब आप जरा ध्यान से समझिए, यदि आप ध्यान से समझेंगे तो जो सन से लाइट चलता है ना, वो व्हाइट होता है। अभी यदि हम जाके देखें, जैसे हम रूम से बाहर जाएंगे या कहीं भी जाएंगे, तो हमको लाइट हल्का सा येलोइश कलर का दिखता है, या फिर जो हमको आसमान होता है ब्लू कलर का दिखता है ना, सनसेट होता है तो रेड कलर का दिखता है। तो ये क्यों दिखता है अभी हम देखेंगे, लेकिन जब हम लोग स्पेस में होते हैं तो वहां पे जो लाइट आती है वो व्हाइट कलर की ही होती है। जिस तरह प्रिज्म पे व्हाइट लाइट फॉल करने के बाद 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है ना, ठीक उसी प्रकार सन से जो लाइट आता है वो व्हाइट होता है, लेकिन वो जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री मारता है वो तुरंत अलग अलग कलर में स्प्लिट होने लगता है। ठीक है, अब कौन कितना कलर में स्प्लिट होगा वो अभी हम आगे देखेंगे। तो जरा ध्यान से देखिए, हम आपको दिखा देते हैं कि इमेज दिखाते हैं। आप इस इमेज को देखिए, आप इस इमेज को देखेंगे तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारा सन है और ये किस कलर का है? ध्यान से देखिए, इसकी रोशनी कैसी है? व्हाइट है, दिखाई दे रहा है। वैसे यहां पर देखिए, ये एटमॉस्फेयर से ये हमारा मतलब अर्थ के ऊपर से लिया गया है, इसकी भी रोशनी देखिए कैसा है? व्हाइट है। ये हमारे एस्ट्रोनॉट हैं, एस्ट्रोनॉट अपने कैमरे से इस इमेज को कैप्चर किए हैं, ये भी लाइट कैसी है? व्हाइट है। तो दिखाई दे रहा है सन से आने वाली लाइट हमेशा व्हाइट ही होती है, वो जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री मारती है तब जाके अलग अलग कलर में स्प्लिट होती है। ठीक है, तो अब हम आगे देखने जा रहे हैं। ठीक, अब आगे है रिकॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर फ्रॉम व्हाइट लाइट। रिकॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर टू फॉर्म व्हाइट लाइट, या इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। अगला टॉपिक क्या है? रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। कहने का मतलब क्या है कि ध्यान से देखिए, जब हम एक प्रिज्म लिए ना, तो हुआ क्या कि जैसे ही व्हाइट लाइट एक प्रिज्म पे पड़ा, ये 7 कलर में स्प्लिट हो गया। कितने कलर में स्प्लिट हो गया? 7 कलर में। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो न्यूटन साहब थे, इस कॉन्सेप्ट को न्यूटन ने ही दिया था। ठीक है, तो न्यूटन साहब ये सोचे कि क्या यहाँ पे एक और हम प्रिज्म लगा दें तो क्या ये वापस से और सातों कलर में स्प्लिट हो जाएगा क्या? तो फिर वो क्या किए, अलग अलग प्रिज्म लिए। अलग अलग प्रिज्म मतलब वो इसके सामने प्रिज्म रखें, देखिए पहले प्रिज्म को सीधा रखें। ठीक, जब ये सीधा रखे तो यहाँ पे इनको कोई रिजल्ट नहीं मिला, नो रिजल्ट। ठीक है, फिर बहुत सारे मेथड या बहुत सारे तरीके इस्तेमाल करने के बाद इन्होंने क्या किया ना, एक सेकेंड प्रिज्म लिया और उस प्रिज्म को ये उल्टा रख दिए। ध्यान से देखिए, उल्टा रखा गया है, ये दिखाई दे रहा है। देखिए ये सीधा है, ठीक, इसका देखिए जो ए वाला पॉइंट है वो ऊपर है और इसका ये वाला पॉइंट देखिए नीचे है ना। तो एक ऊपर है और एक नीचे है, मतलब एक प्रिज्म सीधा है और एक प्रिज्म उल्टा है। तो जब एक प्रिज्म सीधा लिए और दूसरा प्रिज्म जब उल्टा लिए ना, तो उनको एक बहुत गजब का रिजल्ट मिला। रिजल्ट क्या मिला कि जो व्हाइट लाइट 7 कलर में यहाँ स्प्लिट हुआ था, वही व्हाइट लाइट जब सेकेंड प्रिज्म से गुजरा ना, तो ये वापस से व्हाइट लाइट में चेंज हो गया। दिखाई दे रहा है? इसका मतलब क्या है कि हम यदि व्हाइट लाइट हमारे पास है और हम चाहते हैं कि हमको वापस से व्हाइट लाइट मिले, तो मिनिमम हमको 2 प्रिज्म की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, और जो सेकेंड प्रिज्म होगा फर्स्ट वाले प्रिज्म के ठीक उल्टा रखा होगा। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, या रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म भी कहलाता है। ठीक है, तो यहां तक किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछेगा। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। अब ध्यान से देखिए, अब हम फॉर्मेशन ऑफ रेनबो की बात करते हैं।
अब इसके आगे जो भी टॉपिक स्टार्ट होंगे ना, वो सब डिस्पर्जन ऑफ लाइट के ही कुछ फिनोमिना है। डिस्पर्जन क्या होता है कि व्हाइट लाइट 7 कलर में स्प्लिट हो गया। अब यही जो 7 कलर में स्प्लिट हो रहा है ना, तो कोई ज्यादा हो जाता है, कोई कम होता है, ठीक। तो हम वही देखने जा रहे हैं कि अब स्प्लिट होता है तो क्या क्या होता है। तो उसमें सबसे पहला क्या है, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, कि आखिर हमारा इंद्रधनुष कैसे बनता है, ठीक है। अच्छा, एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि इंद्रधनुष बनने के लिए ना बारिश होने के बाद ही ये बनता है, ठीक है। जैसे बारिश हो जाएगा तो फिर वहां पे हमको इंद्रधनुष का फॉर्मेशन दिखाई देता है, रेनबो का फॉर्मेशन दिखाई देता है। अब कैसे दिखाई देता है, चलिए हम आपको समझाते हैं, ठीक। ध्यान से देखिए, होता क्या है कि ये हमारी बारिश की बूंदे हैं, है ना, रेन ड्रॉप है। ध्यान से देखिए, अब ये जो रेन ड्रॉप है ये एक प्रकार प्रिज्म की काम करती हैं, ठीक है। होता क्या है, इस रेन ड्रॉप के बगल में एयर है, ठीक है, और इसके अंदर अब ये हमारा क्या है, वाटर है। तो ये रेयरर हो गया और ये क्या हो गया, डेंसर हो गया, ठीक। तो होगा क्या, ध्यान से देखिए, जैसे ही व्हाइट लाइट इसमें एंट्री करता है, ठीक, तो फिर ये प्रिज्म की तरह काम करने लगता है। किसकी तरह काम करने लगता है, प्रिज्म की तरह। और जैसे ही प्रिज्म की तरह काम करता है तो फिर यहाँ से अलग अलग कलर में स्प्लिट हो जाता है। ये अलग अलग कलर में क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है। क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है। अब ये स्प्लिट होने के बाद कुछ लाइट तो सीधे निकल जाती हैं, कुछ लाइट सीधे निकल जाती हैं, लेकिन कुछ लाइट के साथ रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हो जाता है और ये लाइट यहीं से रिफ्लेक्ट करके सीधे ग्राउंड पे आती हैं। या लाइट यहीं से रिफ्लेक्ट करके कहाँ आती हैं, ग्राउंड पे आती हैं। और जैसे ही ये लाइट ग्राउंड पे आएंगी तो यहाँ हमारा एक एब्जॉर्बर होता है, और जब ये एब्जॉर्बर इसको देखता है ना, तो यही हमारे पे कलर, अलग अलग कलर दिखाई देते हैं। और वहीं जब अलग अलग कलर बनते हैं तो उसी को रेनबो बोला जाता है। ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है, ये अलग अलग कलर हमारे पास यहाँ दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को। तो ये जो अलग अलग कलर का फॉर्मेशन है, यही हमारा क्या है, रेनबो है, ठीक है। अच्छा, ये रेनबो फॉर्मेशन उसी समय आप देख, ये रेनबो बना है तो आप उसी समय देख पाएंगे जब आप सनलाइट के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। कहने का मतलब कि यदि सनलाइट यहाँ है तो आप यहाँ रहेंगे तो ही आप रेनबो फॉर्मेशन देख पाएंगे। यदि सनलाइट यहाँ है और आप यहाँ पे चले आए हैं ना, तो फिर आपको ये रेनबो नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आपकी आंखों पे डायरेक्ट ये सनलाइट की रोशनी पड़ेगी, फिर आप ये फिनोमेना देख ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यदि आप रेनबो देखना चाहते हैं तो आपको सूर्य के सामने नहीं होना चाहिए, आपको कहाँ होना चाहिए, सूर्य के पीछे होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसी बातों को, ये रेनबो जो फॉर्मेशन हम बताए हैं, इसको अब हम कुछ पॉइंट वाइज आपको समझा देते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है कि द वाटर ड्रॉपलेट एक्ट लाइक अ स्मॉल प्रिज्म। जो वाटर ड्रॉपलेट होते हैं प्रिज्म की तरह काम करते हैं, है ना, प्रिज्म की तरह काम करते हैं। इसीलिए क्या हुआ कि जैसे ही व्हाइट लाइट वाटर ड्रॉपलेट में एंट्री मारी, अलग अलग कलर में स्प्लिट हो गई, ठीक है। तो सबसे पहली बात, प्रिज्म की तरह काम किया। अब ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये बताएगा कि स्लाइड के साथ क्या क्या हुआ, जरा आप ध्यान से देखिए, हम आपको यहाँ दोबारा बताते हैं। यदि ये वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक है, इसमें व्हाइट लाइट एंट्री मारी, ये जैसे ही व्हाइट लाइट आया, ठीक, तो इसके बाद तुरंत यहाँ पे डिस्पर्जन होगा, ये प्रिज्म की तरह काम करेगा और अलग अलग कलर में स्प्लिट हो जाएगा। ये जैसे एंट्री मारा, ये अलग अलग कलर में मान लेते हैं ये स्प्लिट हो गया, तो ये वाला काम क्या हो गया, डिस्पर्जन हो गया। तो पहला काम तो हमारा डिस्पर्जन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, ये इंटरनली रिफ्लेक्ट करेंगे। मतलब इंटरनली रिफ्लेक्ट का मतलब अंदर ही अंदर रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हो जाएगा। ये वाली लाइट यहाँ रिफ्लेक्ट कर गई, ये वाली लाइट यहाँ रिफ्लेक्ट कर गई, ये वाली लाइट यहाँ रिफ्लेक्ट कर गई। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2, है ना। ये क्या हो गया, स्टेप नंबर 2 हो गया, क्या कि इंटरनली रिफ्लेक्शन कर दी, इंटरनली रिफ्लेक्शन। अब इसके बाद फिर क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा, ध्यान से देखिए कि अब देखिए डेंसर था, बाहर एयर है, मतलब डेंसर से रेयरर मीडियम में आ रहे, तो फिर ये यहां से रिफ्रैक्ट करेगी और एब्जॉर्बर की आंखों में पहुंच जाएगी। तो ये वाला जो होगा यहाँ थर्ड स्टेप होगा, जो होगा रिफ्रैक्शन। क्या हो गया,
रिफ्रैक्शन होगा। तो रेनबो फॉर्मेशन में 3 स्टेप हैं। 3 स्टेप कौन कौन से? सबसे पहला स्टेप तो डिस्पर्जन हुआ, क्योंकि जो हमारा ये वाटर ड्रॉपलेट था प्रिज्म की तरह काम किया। दूसरा स्टेप इंटरनली रिफ्लेक्शन हुआ, और तीसरा स्टेप कि यहाँ पे जैसे ही ये ड्रॉप से बाहर आएगा रिफ्रैक्शन का फिनोमेना वापस से होगा। ठीक, तो दूसरा पॉइंट यही समझा रहा है क्या, कि जरा ध्यान से देखिएगा। दूसरा पॉइंट ये समझा रहा है कि दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट। सबसे पहला इसने क्या कर दिया, डिस्पर्जन ऑफ लाइट कर दिया। दूसरा देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली, ये अंदर ही अंदर उसको रिफ्लेक्ट कर दिया, दूसरा काम हो गया। एंड रिफ्रैक्ट इट अगेन व्हेन इट कम आउट टू रेन ड्रॉप, और इसके बाद फिर से इसमें रिफ्रैक्शन देखा गया। तो 3 काम हुआ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। यही तीनों काम हम आपको यहां समझाए हैं। पहला तो डिस्पर्जन, दूसरा इंटरनली रिफ्लेक्शन, और तीसरा रिफ्रैक्शन। ठीक, अब ये क्या होगा, एब्जॉर्बर की आंखों में जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन डिफरेंट कलर रीच द एब्जॉर्बर आई। ठीक है, इन तीनों काम के कारण एब्जॉर्बर की आंख में अलग अलग कलर की लाइटें जाएंगी। ठीक, इसमें से क्या है कि रेड कलर अपीयर ऑन द टॉप, जो लाल कलर होगा सबसे ऊपर होगा, एंड वायलेट एट द बॉटम ऑफ रेनबो, और जो वायलेट होगा सबसे नीचे होगा। ध्यान से देखिए इस इमेज को, इस रेनबो को ध्यान से देखिए। यदि आप इस रेनबो को ध्यान से देखेंगे तो ये ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है, रेड, और ये नीचे क्या दिखाई दे रहा है, वायलेट। नीचे क्या दिखाई दे रहा है, वायलेट। तो जो सबसे टॉप पे है वो रेड है, और जो सबसे नीचे वो कौन सा है, वायलेट है। ठीक है, तो वही बात यहां समझा रहा है कि जो सबसे टॉप पे होगा रेड होगा, और जो सबसे नीचे होगा वो वायलेट होगा। और यही बात हम आपको समझाए हैं क्या, कि अ रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ सन। हमेशा आपको सन के अपोजिट डायरेक्शन में होना होगा। यदि आप सन के ठीक सामने चले जाएंगे तो फिर आपको सन की ही लाइट इतना तेज दिखाई देगी कि आप रेनबो देख ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रेनबो फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमारा रेनबो फॉर्मेशन खत्म हो जाता है। तो यदि यहाँ तक किसी को डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक, अब हमारा अगला टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक, तो चलिए अब हम आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बता देते हैं। ठीक है, देखिए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, अब हम इसको समझते हैं। यदि आप नाम से भी देखें तो बड़ी आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। कैसे, जरा ध्यान से देखिए। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन तो आप पढ़ ही लिए हैं। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन मीडियम चेंजेस। जब भी मीडियम चेंज होगा तो लाइट बेंड करेगी, है ना। तो रिफ्रैक्शन क्या कहलाता है, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक, लेकिन इसके ठीक आगे एटमॉस्फेरिक लिखा है। यदि ये बेंडिंग ऑफ लाइट एटमॉस्फेयर के कारण हो रहा है तो फिर उसको क्या बोलेंगे, ये बेंडिंग ऑफ लाइट यदि एटमॉस्फेयर के कारण हुआ है तो फिर उसी को बोला जाएगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या बोला जाएगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए। यदि मान लेते हैं कि ये हमारा अर्थ है, ठीक, ये हमारा अर्थ है। ठीक, अब हमको मालूम है कि अर्थ के बाहर बहुत सारा लेयर है, एटमॉस्फेयर है। ये अर्थ का क्या है, ये एटमॉस्फेयर है। ठीक है, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर है, दिखाई दे रहा है। तो जब हमारा व्हाइट लाइट सन से चलता है, ध्यान से देखिए, जब हमारा यहां सन है, ठीक, जब व्हाइट लाइट सन से चलेगा तो हमको मालूम है कि स्पेस में वैक्यूम है। स्पेस में क्या है, वैक्यूम है। ठीक है, और जैसे ही ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री मारेगा
तो जो वैक्यूम है इसका मतलब ये रेयरर हो गया, और जैसे एंट्री मारेगा तो अब ये सारा लेवल डेंसर की तरह काम करेगा। मतलब ध्यान से देखिए, क्या मीडियम आपको चेंज होता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं, कि अब हम रेयरर से डेंसर आ रहे हैं। यदि रेयरर से डेंसर आ रहे हैं तो लाइट क्या करेगी, बेंड करेगी। बेंड करने का मतलब कि यदि हम यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर देना, यदि हम यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करें तो होगा क्या, अब लाइट थोड़ी सी बेंड करके यहाँ आ जाएगी, ठीक है। फिर नॉर्मल ड्रॉ करें तो फिर लाइट बेंड करके यहाँ आएगी, फिर नॉर्मल ड्रॉ करते फिर लाइट बेंड करके यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे पहुंचेगी। तो दिखाई दे रहा है। अब ये जो फिनोमेना हुआ है, यहाँ जो रिफ्रैक्शन हुआ है, ये हो ही क्यों रहा है, ये बस एक ही कारण से हो रहा है, और वो कारण क्या है, अर्थ का एटमॉस्फेयर। इसीलिए इसको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोला जाता है, ठीक। तो देखिए ये बात यहाँ पे, यही ये बात लिखा हुआ है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय अर्थ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर के कारण होने वाला रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, ठीक है। अब इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पे कुछ एग्जांपल्स हैं। अब हम उस एग्जांपल को समझते हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। सबसे पहला ही क्या आता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो हम आपको सबसे पहले वही समझाते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ठीक है। क्या होता है, ये अर्थ है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि यहां स्टार है, ये है स्टार, ठीक है। अच्छा, अर्थ की क्या होंगी, अपना एटमॉस्फेयर होगा, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से होगा क्या, स्टार से लाइट निकलेगा और यहां पे आएगा, ठीक है। इसके ऊपर रेयरर है, और जैसे ही अब इसमें एंट्री मारेगा तो ये डेंसर मीडियम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। अब हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, ये लाइट थोड़ी सी नॉर्मल के साइड बेंड करके यहाँ पे आ जाएगी, फिर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, फिर बेंड होके आएगी, फिर बेंड होके यहाँ पे आएगी, और मान लेते हैं कि हमारा एब्जॉर्बर यहाँ पे है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि एब्जॉर्बर यहाँ पे है, तो ये जो लाइट है इस एब्जॉर्बर की आंखों में आएगी, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, इस बात को समझिए कि जब ये लाइट एब्जॉर्बर की आंखों में आएगी ना, तो जरा ध्यान से देखिए, ये लाइट इसको मालूम है कहां से आते हुए दिखाई देगी, ये लाइट इसको यहां से आते हुए दिखाई देगी, इसको स्टार यहां नजर आएगा। मतलब जो स्टार यहां था वही स्टार इसको यहां ना दिखाई देगा, यहां देगा। ये स्टार की रियल पोजीशन है, रियल में स्टार कहां था, यहां पे था, लेकिन इस एब्जॉर्बर को स्टार कहां दिखाई देगा, यहां। तो ये इसका अपरेंट पोजीशन है। ये इसका अपरेंट पोजीशन है, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, हुआ क्या कि ये स्टार यहां था, तो यहां से लाइट आई, एब्जॉर्बर की आंखों में पड़ी, तो ये जो लाइट है एब्जॉर्बर को लगेगा कि कहीं यहां से आ रही है, तो यहां पे इसका इमेज बन जाएगा। तो पहली बात तो हमको रियल में स्टार नहीं दिखाई देता है, उसका जो हमको स्टार दिखाई देता है उसके एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, पहली बात। दूसरी बात यह कि अब ये चमकता क्यों है, तो ध्यान से देखिए, चमकने का कारण ये है ना कि हमको मालूम है कि हमारा अर्थ कंटिन्यूअस मोशन में है। यदि हमारा अर्थ कंटिन्यूअस मोशन में है तो आप ही जरा सोच के बताइए कि ये जब लाइट यहाँ आ रही होंगी तो ये भी लाइट कंटिन्यूअस मोशन में आ रही होंगी, तो ये लाइट कभी यहां से आ रही होंगी, कभी यहां से आ रही होंगी, ये लाइट ऐसे आ रही होंगी, है ना, ये लाइट ऐसे आ रही होंगी, और यही लाइट यहाँ पे आगे पीछे ऊपर नीचे हो रही होंगी।
और जब ये आगे पीछे ऊपर नीचे होती हैं तो यही क्या करती हैं, चमकती हैं, और जब यही चमकती हैं तो फिर स्टार हमको चमकता हुआ दिखाई देने लगता है, जिसको ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कहते हैं। ठीक है, तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा अर्थ कंटिन्यूअस मोशन में है, और यदि अर्थ कंटिन्यूअस मोशन पे है तो हर लेयर पे क्या होगा, इस लाइट के डायरेक्शन में थोड़ा चेंज आएगा, थोड़ा चेंज आएगा, और जब थोड़ा चेंज आएगा तो ये मान लेते हैं कि यदि यहाँ पे स्टार है तो ये थोड़ा चेंज आएगा तो थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है, तो ये एक ही पास हमको टिमटिमाता दिखाई देते हैं, और जब ये टिमटिमाता दिखाई देते हैं तो उसी को ट्विंकलिंग ऑफ स्टार बोला जाता है। ठीक है, अब आइए इन्हीं सारी बातों को हम क्या करते हैं, आपको एक स्लाइड के जरिए दिखा देते हैं और समझा देते हैं। क्या, सबसे पहली बात तो ये कि ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ ए स्टार लाइट। ये तो बात हम जाने गए कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है, तो हमारा तारा चमकने लगे। दूसरा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अकर्स इन अ मीडियम ऑफ ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं बदलता, मीडियम चेंज नहीं होता, तो क्या रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता, क्या नहीं होता। तो स्टार चमका क्यों, ट्विंकल क्यों हुआ, क्योंकि रिफ्रैक्शन का फिनोमेना हुआ, क्योंकि मीडियम चेंज हुआ इसलिए। तो दूसरा पॉइंट यही लिखा है। तीसरा पॉइंट ये है कि द एटमॉस्फेरिक बेंड starlight toward the normal, the apparent position of a star is slightly different from the actual position। यही हम बता रहे थे कि जो एक्चुअल पोजीशन होता है स्टार का ना, वो और जो अपरेंट पोजीशन होता है दोनों अलग अलग होता है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी एक डायग्राम बना हुआ है, देखिए ये इसका रियल पोजीशन है, इसके थोड़ा सा ऊपर ही कौन सा पोजीशन है, अपरेंट वाला, मतलब रियल वाला थोड़ा नीचे होता है, उसके ठीक ऊपर कौन सा होता है, अपरेंट स्टार होता है। ठीक है, जो टिमटिमाता है। देखिए यहां पे लिखा भी हुआ है कि स्टार अपीयर स्लाइटली देन इट्स एक्चुअल पोजीशन व्हेन व्यूड नियर द हॉरिजन। कहने का मतलब जब हम स्टार को देखते हैं तो ये अपने एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा ये कैसा होता है, ऊपर दिखाई देता है। ठीक, अब आगे देख लेते हैं कि दिस अपरेंट पोजीशन इज नॉट स्टेशनरी। ऐसा क्यों होता है, तो ध्यान से देखिए, यही लाइन समझा रहा है, ये वाला लाइन, कि हमको मालूम है, क्या मालूम है, कि जो ये पोजीशन होता है स्टेशनरी नहीं होता है। क्यों, क्योंकि हमारा अर्थ लगातार घूम रहा है। तो ध्यान से देखिए, बट कीप्स ऑन चेंजिंग स्लाइटली सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर आर नॉट स्टेशनरी। हमारा जो ये लाइट है ये स्टेशनरी नहीं होता है, ये लगातार बदलता रहता है, क्योंकि हमारा अर्थ ही लगातार घूम रहा है। अब अर्थ के घूमने के कारण ये भी लगातार स्लाइटली चेंज होते रहते हैं। ठीक, तो सिंस द स्टार आर वेरी डिस्टेंट दे अप्रोक्सीमेट पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट। ये तो बात हमको मालूम ही है कि जो स्टार होते हैं काफी दूर होते हैं, जिसके कारण हमको कैसे दिखाई देते हैं, छोटे छोटे दिखाई देते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि as the path of ray of light coming from the star goes on the varying slightly, the apparent position of the star fluctuate and amount of light entering the eye flickers. The star sometime appear brighter and at some time fainter, which gives the twinkling effect। ये वही बात लिखा जो हम आपको समझाए हैं। कौन सी बात, कि अर्थ लगातार घूम रहा है। यदि अर्थ लगातार घूम रहा है तो क्या हो रहा है, उससे जो लाइट है वो भी लगातार आगे पीछे ऐसे ऐसे हो रहा है। अब ये ऐसे ऐसे हो रहा है तो अब एक ही पोजीशन पर ये बार बार ऐसे ऐसे होगा तो हमको क्या होगा, चमकता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हो गया ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ठीक, अब इसी में एक सवाल और बनता है कि ठीक है सर, स्टार चमक रहा है, ठीक है, प्लैनेट क्यों नहीं चमकते हैं, प्लैनेट न चमकने के पीछे क्या कारण है, तो हम आगे अब वहीं आपको बता देते हैं। क्या, कि वाई प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, आखिर प्लैनेट क्यों नहीं चमकते हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए, इसका रीजन क्या है। देखिए, ये हम मान लेते हैं कि हमारा अर्थ हो गया। ठीक, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर हो गया। ठीक,
अब स्टार काफी दूर होते हैं, हम स्टार भी साथ में ले रहे हैं, यहाँ स्टार है, और प्लैनेट हमको मालूम है कि स्टार के कंपैरिजन में अर्थ के पास भी हैं और बड़े भी हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, होता क्या है कि जो हमारा प्लैनेट होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, बड़ा होने के कारण ये बहुत सारे पॉइंट का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे ये पॉइंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। जबकि ये स्टार क्या था, वो बहुत दूर था, बहुत दूर होने के कारण ये पॉइंट साइज था, बहुत दूर होने के कारण ये कैसा था, पॉइंट साइज था। जबकि ये पॉइंट साइज नहीं है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट हैं। तो हुआ क्या कि ये पॉइंट साइज होने के कारण यहां से सिंगल रे ऑफ लाइट आई, ठीक, और सिंगल क्या हुआ, सिंगल हमारे रे ऑफ लाइट आई, और यहाँ पर रिफ्रैक्शन का फिनोमेना देखा गया और ये एब्जॉर्बर की आंखों में पहुंच गया। यहाँ पे हमारा एब्जॉर्बर है, ये एब्जॉर्बर की आंखों में पहुंचा, और हमको मालूम है कि एब्जॉर्बर की आंखों में पहुंचा और ये लगातार घूम रहा है हमारा एटमॉस्फेयर, तो ये हमको जो इसका अपरेंट पोजीशन है कुछ इधर दिखाई देगा, और लगातार घूमने के कारण वो चमकता हुआ दिखाई देगा। लेकिन प्लैनेट के साथ ऐसा नहीं है। प्लैनेट से क्या होता है ना कि हर पॉइंट से लाइट आता है, हर पॉइंट से लाइट आएगा, जितने भी इसके पास पॉइंट है वो सारे पॉइंट से लाइट आएंगे, ठीक है। अब सारे पॉइंट से लाइट आएंगे तो अब जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है ना, ये सारे लाइट को एक साथ बैंड नहीं कर पाता है। कहने का मतलब ये पूरा बीम ऑफ लाइट, ये बीम ऑफ लाइट है। तो यहां एक ही बार पूरी लाइट आई, पूरी लाइट आने के कारण क्या हुआ ना कि अब ये पूरी लाइट आई और थोड़ा सा रिफ्लेक्शन होने के बाद ये तुरंत ये ऑब्जर्वर की आंखों में अर्थ पे पहुंच जाती है, और जब ये एक ही बार पहुंच जाती है तो फिर ये हमको टिमटिमाता नहीं दिखाई देता है, ठीक है। और ये अर्थ के पास भी होता है, जबकि स्टार के साथ ऐसा नहीं था, वो पॉइंट साइज था, छोटा था, सिंगल लाइट आई, अर्थ के एटमॉस्फेयर ने उसको रिफ्लेक्ट कर दिया, और रिफ्लेक्ट किया तो उसका अपरेंट पोजीशन कहीं और चला गया, और अर्थ के एटमॉस्फेयर को घूमने के कारण वो हल्का ऐसे टिमटिमाने लगा। जबकि ये बड़ा होने के कारण और इसके पास बहुत सारे पॉइंट होने के कारण हर पॉइंट से लाइट आया और एक ही बार ऑब्जर्वर की आंख में पड़ा, जिससे ये हमको टिमटिमाता हुआ दिखाई नहीं दिया। तो यही रीजन है। देखिए यहां पर भी वही बात लिखा हुआ है कि द प्लैनेट आर मच क्लोजर टू अर्थ। सबसे पहली बात क्या है कि ये स्टार की तरह बहुत दूर नहीं है, बहुत पास है, पहली बात। एंड दस सीन एज एक्सटेंडेड सोर्स, ठीक है, इसीलिए वो थोड़ा बड़ा दिखाई देते हैं, ठीक। दूसरा बात क्या है कि सिंस इट इज कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्सेस ऑफ लाइट, यही बात बताया है कि जो अर्थ होता है उसके अंदर पॉइंट सोर्स क्या जो सोर्स है ना बहुत ज्यादा है, और यदि ये प्लैनेट है तो इसके अंदर ये सारे के सारे पॉइंट सोर्स ही तो हैं, ठीक है। उसके बाद द टोटल वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू आई फ्रॉम ऑल द इंडिविजुअल सोर्सेज will average out to zero, thereby nullify the twinkling effect, ठीक है। अब ये एक ही साथ आती हैं जिसके कारण ये ट्विंकलिंग इफेक्ट को शो नहीं कर पाती, हाँ, लेकिन वही सिंगल आता, एक आता तो हो जाता, ठीक है। तो यही कारण है। तो यहां तक किसी को डाउट है तो बोल सकता है, ठीक। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, है ना। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आखिर जो हमारा सनराइज होता है वो पहले क्यों होता है और सनसेट थोड़ा बाद में क्यों होता है, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से देखिए, यदि आप ये समझ जाएंगे ना तो आप बड़ी आसानी से सब कुछ समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए क्या सबसे कॉमन बात तो आपको यहाँ पे ये याद रखना होगा कि यहाँ पे एक होता है हॉरिजन। हॉरिजन वो प्लेस है जहां से हम सब देखते हैं, ठीक है। यदि हॉरिजन से नीचे सूर्य है, ठीक, तो हम ऐसा मानेंगे कि वो डूब गया है, मतलब नीचे है। और यदि हॉरिजन के ऊपर है तो हम ऐसा मानेंगे कि वो क्या हुआ है, उगा है। उगा है मतलब राइज किया है, ठीक। तो जरा ध्यान से देखिए आप बोर्ड पे, ये हो गया हमारा हॉरिजन, ये वाली लाइन हो गई हॉरिजन, ठीक। अब हमको मालूम है क्या, हम ये बात जानते हैं कि इधर हमारा ईस्ट होगा,
इधर क्या होगा, वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। अब आप सोच के बताइए, जो सन होता है किधर से राइज करता है, ईस्ट से करता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, हम आ जाते हैं ईस्ट में, ठीक। देखिए यही हमारा हो गया सन का रियल पोजीशन, यहाँ पे सन रियल में है, ठीक है। मतलब अभी एक्चुअली में ये राइज नहीं किया है, अभी ये हॉरिजन से नीचे है, मतलब अभी ऊपर नहीं गया है, यहाँ पे इसका रियल पोजीशन है। लेकिन होगा क्या कि जब यहां से लाइट निकलेगा, ध्यान से देखिए, जब इस सन से लाइट निकलता है और ये जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री मारता है तो इधर रेयरर, इधर डेंसर, फिर ये लाइट थोड़ी बेंड कर जाएगी, है ना। और ये बेंड करने के बाद एब्जॉर्बर की आंखों में पहुंचता है, यहाँ पे है एब्जॉर्बर, ठीक है। ये जैसे ही एब्जॉर्बर की आंखों में पहुंचता है तो होगा क्या, अब होगा ये कि एब्जॉर्बर को ये लगेगा कि ये लाइट कुछ यहां से आ रही है। कहां से आ रही है, यहां से। मतलब सन रियल में यहां था, लेकिन एब्जॉर्बर को लगेगा कि सन यहां पे है। इसी को बोलते हैं क्या, अपरेंट पोजीशन, ठीक है। रियल में यहां था, लेकिन जैसे ही लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री मारी, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना हुआ और ये एब्जॉर्बर की आंखों में पहुंचा, तो एब्जॉर्बर को ये लगा कि सूर्य यहाँ पे है, सन यहाँ पे है, ठीक। तो जरा ध्यान से देखिए, रियल यहां था लेकिन पहुंच यहां गया, ठीक है। तो अभी वाकई में तो हमारा सनराइज हुआ नहीं है, लेकिन हमको लग जाता है कि सनराइज हो गया है, ठीक है। ऐसे हम इधर आ जाते हैं। अब ध्यान से देखिए हुआ क्या, अब देखिए वो एडवांस सनराइज हो गया ना। क्या वाकई में भी सनराइज हुआ है, अभी तो सन यहाँ पे है, लेकिन हमको पहले ही मालूम चल गया क्या कि भाई सनराइज हो गया है, ठीक है। तो ये एडवांस हो गया। अब डिले सनसेट क्या होता है समझिएगा। देखिए हमारा जो सनसेट होगा वेस्ट डायरेक्शन में होगा, तो हम इधर आ जाते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा है रियल पोजीशन किसका, सन का, ठीक है। यहां पे देखिए सन ऑलरेडी डूब चुका है। जब सन यहां डूब गया है ना, दिखाई दे रहा है, जब सन यहां आ गया है, तो जब यहां से लाइट एब्जॉर्ब, यहां से लाइट जब हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री मारे तो यहाँ एब्जॉर्बर की आंखों में पहुंचा, और जैसे ही एब्जॉर्बर की आंखों में पहुंचा तो यहां से इसका अपरेंट पोजीशन यहां दिखाई दिया। इसका मतलब क्या हुआ, रियल में तो ध्यान से देखो तो सनसेट हो चुका है, लेकिन एब्जॉर्बर को क्या लग रहा है कि अभी सनसेट होने वाला है, हुआ नहीं है। तो यहां पे क्या हो गया, डीले हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, डीले सनसेट। डीले क्यों हुआ, क्योंकि यहां पे ध्यान से देखिए, ये रियल में तो हमारा सूर्य कब का डूब चुका है, ठीक है। लेकिन हमको क्या लग रहा है कि नहीं नहीं अभी नहीं डूबा है, ठीक, अभी ये डूबने में टाइम लगेगा। तो ये आपको समझ में आया कि हमारा एडवांस सनराइज और डीले सनसेट क्या होता है। यदि सिंपल शब्दों में बोलें तो एडवांस का मतलब क्या, कि अभी सूर्य राइज नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हमको लगता है कि राइज हो गया है। अभी देखो यहाँ पे था, लेकिन फिर भी हमको लगा कि राइज हो गया है। और डीले का मतलब क्या, कि ये कब का हमारा हो चुका है, ये कब का डूब चुका है, लेकिन अभी भी हमको लग रहा है कि डूबा नहीं है, ठीक है। अब इन्हीं बातों को हम आपको एक चार्ट के द्वारा समझा देते हैं। देखिए एडवांस सनराइज एंड डीले सनसेट, ठीक। देखिए क्या लिखा है, द सन इज विजिबल अबाउट 2 मिनट बिफोर एक्चुअल सनराइज एंड अबाउट 2 मिनट आफ्टर एक्चुअल सनसेट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। यही बात हम आपको समझाए हैं कि एडवांस सनराइज हो या फिर एडवांस डिले सनसेट हो, दोनों में लगता है। और ये क्यों ऐसा हुआ, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। यदि ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यहाँ नहीं होता तो फिर ये इसका एक्चुअल पोजीशन ही दिखाई देता हमको, ठीक है। दूसरा देखिए कि विथ एल्टीट्यूड द डेंसिटी एंड हेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेयर डिक्रीजेस। ये तो बात हम जान ही गए हैं कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, ठीक, जिससे हमको रिफ्रैक्शन होने लगेगा। द लाइट रे स्टार्टिंग फ्रॉम द सन ट्रेवल फ्रॉम रेयरर टू डेंसर लेयर, ठीक है। भाई जो लाइट होगा क्या होगा, रेयरर से डेंसर में एंट्री मारेगी। ध्यान से देखिए, ये यहाँ रेयरर था, ये डेंसर था, तो ये रेयरर से डेंसर में हमारे पास लाइट आ रहा है। दे बेंड मोर एंड मोर टुवर्ड्स द नॉर्मल।
अब जब लाइट रेयरर से डेंसर में आएगा, जरा ध्यान से देखिए, यदि ये रेयरर है ये डेंसर है, तो क्या ये बात आप नहीं जानते हैं कि रेयरर से डेंसर आते समय ये नॉर्मल के पास आता है, नॉर्मल से दूर नहीं जाता है, ठीक है, नॉर्मल के पास आता जाएगा। उसके बाद दे कैन एब्जॉर्ब ऑन द अर्थ लाइट रे अपीयर टू कम फ्रॉम पोजिशन अबव द हॉरिजन। यदि ऐसा होगा तो हमको ऐसा लगेगा कि जो लाइट है वो हॉरिजन के ऊपर से आ रही है। कहां से आ रही है? हॉरिजन के ऊपर से आ रही है, ठीक। द सन विच इज एक्चुअली इन पोजिशन बिलो द हॉरिजन अपीयर टू पोजिशन अबव द हॉरिजन। और ऐसा होने से ये होगा कि जो सन रियल में हॉरिजन के नीचे था, वही सन हमको कैसा दिखाई देगा? हॉरिजन के ऊपर दिखाई देगा, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि एडवांस सनराइज और डिले सनसेट क्या होता है, ठीक। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक, तो अब हमारा अगला टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो अब हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट समझने से पहले हम आपको कुछ चीज बता देते हैं तो तुरंत समझ में आ जाएगा। चीज क्या है कि आपको एक बात याद रखना होगा कि जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के, वेवलेंथ ऑफ लाइट के, वेवलेंथ ऑफ लाइट के। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई लाइट का स्कैटरिंग ज्यादा हो रहा है, एस फॉर आप स्कैटरिंग समझिएगा, SC लिख देते हैं ना, SCA स्कैटरिंग। यदि किसी लाइट का स्कैटरिंग ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उसका वेवलेंथ कम होगा, ठीक है। और यदि किसी लाइट का स्कैटरिंग कम हो रहा है, ठीक, इसका मतलब उसका वेवलेंथ क्या है? ज्यादा है, ठीक है। तो यदि ध्यान से देखा जाए तो ये बात आपको मालूम होगा क्या कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है? तो रेड कलर का होता है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है? रेड कलर का होता है, ठीक है। और सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है? तो वायलेट कलर का होता है। किसका होता है? वायलेट कलर का होता है। तो जरा ध्यान से देखिए, यदि स्कैटरिंग होना होगा तो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग कौन कर रहा है? जिसका लैम्डा कम है। और लैम्डा किसका कम है? वायलेट कलर का। इसके साथ साथ शुरुआत के 3 कलर जो होते हैं ना विबग्योर में, विबग्योर में ये जो शुरुआत के 3 है, यही सबसे ज्यादा स्कैटर करते हैं, क्योंकि इनका वेवलेंथ काफी कम होता है। वेवलेंथ कम होने के कारण ये स्कैटर कर जाते हैं पूरे एटमॉस्फेयर में, और जब पूरे एटमॉस्फेयर में स्कैटर कर जाते हैं तो वही हमको दिखाई देते हैं, है ना। जैसे हमारा आसमान ब्लू क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ब्लू कलर बड़ी आसानी से स्कैटर कर जाता है। जैसे ही पार्टिकल से टकराता है उसके बाद वो पूरे फैल जाता है, ठीक। जबकि वही जो रेड कलर है ये स्कैटर नहीं करता है, ये सीधे चला जाता है, ठीक। और यही कारण है कि इसका वेवलेंथ ज्यादा होने के कारण, रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा होने के कारण क्या होता है? ये बहुत दूर तक हमको दिखाई देता है। और जब ये दूर तक दिखाई देता है तो यही कारण है कि हमको कहीं डेंजर का सिग्नल शो करना है या फिर कहीं रेड सिग्नल शो करना है, तो हम रेड कलर का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको दूर से ही दिखाई देता है। यदि मान लीजिए हमको लग रहा है कि यहाँ खतरा है, तो हम तुरंत यदि लाल आप कपड़ा दिखाएंगे या रेड कलर की कुछ भी दिखाएंगे ना, तो हमको दूर से ही दिखाई देता है, ठीक है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट में यही होता है। ध्यान से देखिए, ये है स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय स्मोक एंड कोलाइडल पार्टिकल। कहने का मतलब ये है कि जब लाइट हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री मारती है तो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। उन छोटे छोटे पार्टिकल से टकरा कर क्या होता है? पूरा स्कैटर कर जाता है। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये छोटे छोटे पार्टिकल से, कोलाइडल से, स्मोक से टकराने के बाद ये क्या हो जा रही है? पूरा स्कैटर हो जा रही है, ठीक। उसी प्रकार ये भी देख लीजिए, ब्लू कलर ऑफ स्काई। स्काई का कलर कैसा है? ब्लू है, ठीक। यहां ध्यान से देखिए, द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ द सनलाइट बाय द मॉलिक्यूल ऑफ एटमॉस्फेयर।
एटमॉस्फेयर में जो मॉलिक्यूल है उन्हीं के कारण जो हमारा स्कैटरिंग का फिनोमेना है होता है। ठीक, अगला क्या है कि द मॉलिक्यूल ऑफ एयर हैव साइज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, दे स्कैटर्ड ब्लू लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ मोर देन स्ट्रॉन्गर देन रेड ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। ये बात यही समझा रहा है जो यहाँ पे हम समझाए हैं। कौन सी बात? ये वाली बात कि यदि इसको स्कैटर करना होगा तो उसी को करेगा जिसका वेवलेंथ कम है, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है वो स्कैटर नहीं होते हैं। ठीक, उसके बाद है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये देखिए, ये शाम के समय है, जब सनराइज और सनसेट होता है तो ऐसे हो जाता है। भाई सनराइज और सनसेट होता है तो क्यों हमको लाल दिखाई देता है? क्यों? क्योंकि जो हमारा विबग्योर है, विबग्योर में जो शुरुआत करते हैं पूरा एटमॉस्फेयर में क्या हो चुका है? स्कैटर हो चुका है। जबकि जो रेड है वो सीधे एकदम लंबी दूरी तक चलती है, तो स्कैटर हुआ नहीं रहता, सीधे हमको लंबा दिखाई देता है। इसलिए सनराइज और सनसेट होते समय हमको रेड कलर दिखाई देता है। देखिए यहाँ पे रेड कलर दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ लिखा भी है क्या? रेडिशनेस ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, द शॉर्ट वेवलेंथ blue light is scattered away from the absorber and long wavelength red light which is least scattered reaches the absorber। दिखाई दे रहा है? ये लाइन यही कह रहा है कि जिसका वेवलेंथ ज्यादा था, जिसका वेवलेंथ ज्यादा है वो है रेड कलर की लाइट की, और जिसका वेवलेंथ कम है वो हमारा कौन सा है? शुरुआत के विबग्योर में विब है। अब वेवलेंथ कम होने के कारण जो ये लाइट थी ये ऑलरेडी स्कैटर हो चुकी हैं, जिसके कारण हमको हमारा जो एटमॉस्फेयर है ब्लू दिखाई दिया। जबकि रेड कलर की जो लाइट है इसका वेवलेंथ ज्यादा है, ज्यादा होने के कारण यही ऑब्जर्वर की आंखों में पहुंचती है, और जब सनराइज और सनसेट होता है तो बड़ी आसानी से हमको लाल कलर दिखाई देता है। ठीक है, और लाल कलर दूर से ही दिखाई देता है। यही कारण है कि ट्रैफिक सिग्नल में यदि हमको किसी को रोकना हो तो हम रेड सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि रेड कलर दूर से दिखाई दे देगा और तुरंत आदमी वहीं रुक जाएगा, उसको मालूम चल जाएगा कि हाँ यहाँ कुछ खतरा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे यही लिखा है कि रेड कलर ऑफ डेंजर सिग्नल बिकॉज द लॉन्गर वेवलेंथ रेड इज लिस्ट स्कैटर्ड एंड कैन रीच फॉर डिस्टेंट। यहां भी वही कह रहा है कि जो रेड कलर है उसका वेवलेंथ ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा होने के कारण इसके अंदर स्कैटरिंग कम होगा, और स्कैटरिंग यदि कम होता है तो फिर ये एब्जॉर्बर की आंखों में बहुत दूर तक भी दिखाई दे देता है। ठीक है, यदि आप रात में अपने छत पे चढ़े और आपके घर के अगल बगल या कुछ दूरी पे भी किसी भी फोन का टावर है तो बहुत दूर से ही लाल कलर हमको दिखाई दे देता है ना? यही कारण है, क्यों? क्योंकि उसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है। ठीक, तो अब ये टॉपिक यहाँ खत्म हो जाता है। अब जैसे ही ये टॉपिक खत्म होता है ठीक वैसे ही आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर भी खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे ये आपका चैप्टर एकदम अच्छे तरीके से खत्म हो गया। ठीक है, तो यदि यहाँ तक किसी को डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछ लेगा। इस चैप्टर में मेनली हम लोग क्या क्या देखे हैं? तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या देखे? सबसे पहले हम ये देखें कि प्रिज्म क्या होता है, डिस्पर्जन क्या होता है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण क्या क्या हुआ? तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हुआ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग ये देख लिए कि एडवांस सनराइज डीले सनसेट देख लिए। ठीक, उसके बाद हम लोग स्कैटरिंग देख लिए, आसमान नीला क्यों होता है, ये सारी बातें हम लोग देख लिए हैं। तो यहाँ तक यदि आप लेक्चर अच्छे से देख लेते हैं तो फिर आपका लाइट अब पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। अब फिजिक्स में इसके बाद अलग सेक्शन स्टार्ट होंगे, करंट आ जाएगा, मैग्नेटिज्म आ जाएगा, ये सब आएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद आप क्या पढ़ना चाहते हैं आप कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा, उस हिसाब से हम आपको स्टार्ट करेंगे। क्योंकि आपका साइंस का पेपर अप्रोक्स 2 तारीख के आसपास है, तो उसके पहले यदि आपको लगता है कि हाँ कोई ऐसा चैप्टर जो समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर हम उस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।